फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल माला, जिसकी राइटर है निम्र अहमद, उसकी ये 18वीं एपिसोड का चौथा पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अंदर ताज़ा बेक हुई बनाना ब्रेड की महक फैली थी। एक बेकर ओवन के सामने झुका दस्ताने वाले हाथ से एक ट्रे बाहर निकाल रहा था जिसमें गरम गरम बनाना ब्रेड रखी थी। आज वहाँ रश लगा था, शायद कोई डील चल रही थी। माला को वो अंदर दाखिल होते ही दिखाई दे दी थी। शीशे की दीवार के साथ बैठी लंबे घुंघरियाले बालों वाली लड़की, जो बाहर किसी गैर मरई नुक्ते पे बेनूर आंखें जमाए हुए थी। खुला सा सफ़ेद ट्राउज स्वेटर और टाइट्स पहने वो दराज कद हो चुकी थी। बच्ची से लड़की बन चुकी थी, लेकिन वो मासूमियत आज भी चेहरे पे वैसी ही थी, कुछ शफाफ सा, कुछ पुरइसरार सा। हिलाल वो करीब आई तो हिलाल चौंकी, फिर सामने दीवार को देखती उठ खड़ी हुई, होंठ मुस्कुराए। गुलाब और ओद, तुम माला हो? उसने दायां हाथ बढ़ाया। वो माला के बाएं कंधे के करीब रुका। उसने मुसाफा करने के बजाय नरमी से दोनों हाथों में उसका हाथ थाम लिया। और तुम हिलाल हो? उसका हाथ पतला और नरम था, उसमें उसने बारीक सी रिंग्स पहनी हुई थी। साथ वाली सीट से एक भूरा कुत्ता तेज़ी से उठा और माला के कदमों तक जाके रुका। उसने जैकेट पहन रखी थी, जिससे मालूम होता था वो सर्विस डॉग है। वो दोनों आमने सामने बैठ गई और माला अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करके हिलाल से उसकी तबीयत और हाल अहवाल पूछ चुकी। तब कहीं जाके वो कुत्ता माला के गिर्द चक्कर काटना रोक के फर्श पर जा बैठा, जैसे अब वो मुतमईन था या शायद थी। उसे एहसास हुआ कि वो मादा है और उसके कॉलर पर उसका नाम लिखा था, लूना। लातीनी ज़बान में लूना चांद को कहते थे। क्या बदर के बारे में कुछ मालूम हुआ? हिलाल की आंखें माला के पीछे दीवार पे जमी थी और होंठ मुस्कुरा रहे थे। दोनों हाथ मेज़ पर बाहम मिला के रखे थे। पुलिस उसे तलाश कर रही है, मगर जिंदा है जहाँ भी है। वो शबनम से गुफ्तगू करके थक गई थी। इस सवाल पे दिल मज़ीद बोझल हुआ। बहुत दिन बाद किसी ने उससे बदर का पूछा था। माहिर से जब बात होती वो इस मौजू से एतराज़ बरती थी और माहिर उसके बेटे का नाम नहीं लेता था। मुझे लगा हम साथ बड़े होंगे, लेकिन क्या मैं गलत थी? क्या तुम कभी गलत होती हो? हिलाल ने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। मुस्कुराने से गाल में गढ़ा बना। कभी कभी, जैसे मैं माहिर भाई या बैरबल को नहीं पढ़ सकती, मालिक को भी नहीं। जो मेरे दिल के करीब होता है उसकी तरफ से मेरी आंखें बंद हो जाती है ना अजीब बात? माला ने उसके गाल के गढ़े को देखा, फिर मुड़ी हुई पलकों को। ये उसने पहली दफ़ा 5 साल पहले देखा था, जब वो ओशन की बलाई मंजिल पर अपने ऑफिस में थी। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ था। नया बॉडीगार्ड। उसने सर झटका। सुबह सुर्ख इमारत वाली बात से बार बार जहन 5 साल पीछे जा रहा था। क्या तुम मुझे पढ़ सकती हो? वो बज़ाहिर मुस्कुराई। क्या हिलाल जान सकती थी कि वो क्या सोच रही थी? खुदा ना करे तुम थकी हुई हो माला, किसी के मसलों ने तुम्हारी तवानाई जज्ब कर ली है। फिर उसने हाथ से मेज़ को टटोला, दाएं बाएं, यहाँ तक कि उसके हाथ ने माला के हाथ को छुआ। फिर हिलाल ने दोनों हाथ उसके हाथ पर रखे। चेहरे पे फिक्रमंदी भरी संजीदगी उभरी। तुम बदर को ढूंढ रही हो माला, दूसरों को अपनी तवानाई जज्ब करने दोगी तो थक जाओगी। माला ने एक नज़र शीशे की दीवार के पार खड़ी शबनम की कार को देखा। मैं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो दूसरी कोई औरत न करे। हर शख्स को अपने हिस्से की गलती करनी होती है, ये माहिर भाई कहते हैं। इससे पहले कि वो माहिर भाई के अक़वाले ज़री पे गौर करती, वेटर ने मग सामने रखा, ऐसे कि कांच के संगे मर से टकराने की आवाज़ आई। माला ने चौंक के उसे देखा, वेटर सपाट चेहरे के साथ अब हिलाल के सामने बनाना ब्रेड का स्लाइस रख रहा था। फिर वो पलट गया। वो उदास है, वो थोड़ी देर बाद बोली। कौन? ये वेटर? हाँ, वो बहुत मेहनत कर रहा है अपनी बीवी के लिए। टटोल के प्लेट अपने करीब खिसकाई। अब चेहरा झुका हुआ था, दूर से मालूम न होता था कि उसकी आंखें बेनूर हैं, मगर वो अंदर से उदास है और तन्हा भी, और ऐसा बहुत अरसे से है। वो छुरी और कांटे से स्लाइस को काट रही थी। माला ने गर्दन मोड़ के उस वेटर को देखा। वो अब कोने में एक स्टूल पर बैठा गुमसुम सा ख्ला में देख रहा था। क्या ये चीज़ तुम्हारे ज़हन को नहीं थकाती? उसने मग उठाते हुए बगौर हिलाल को देखा। उसने थोड़ी उठाई, फिर उसे सादगी से मुस्कुरा दी। थकाती है, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। लोगों की तमन्नाएं मुझे डिस्टर्ब करती हैं। कुछ था उसकी आंखों में, उदास सा, अलग होने का गम, आम ना होने का मलाल। हिलाल, वो खनखारी लहजे में एहतियात थी। तुम बदर के बारे में कुछ जानती हो? वो नहीं चाहती थी कि हिलाल ये समझे कि वो उससे सिर्फ बदर के लिए मिलने आई है। हाँ, हिलाल ने चेहरा बनाना ब्रेड पे झुकाते हुए इस बात में सर हिलाया। माला हाथ रोक के उसे देखने लगी। साकिन, हम एक साथ बड़े होंगे। उसने रुकी हुई सांस बहाल की। ऐसा नहीं हो सकता था। और कुछ?
उसने छुरी रख दी। इस हाथ को फिर से मेज़ पर आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि वो माला के हाथ पर आन ठहरा। वो तुम्हें मिल जाएगा, मुझे यकीन है। मुझे भी। उसकी आंखें भीगने लगी और वो बोलने लगेगा। उसका सांस थम गया, बिल्कुल साकित। हिलाल ने हाथ वापस खींच के छुरी उठा ली थी, सर झुकाए, ब्रेड में कांटे में फंसाए वो एक टुकड़ा काट रही थी। क्या वो वाकई बोलने लगेगा? हिलाल ने बस सर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। आई एम सॉरी हिलाल। हिलाल चौंकी, चेहरा ऊपर किया, निगाहें दीवार पे थी। क्यों? मैंने तुम्हारे भाई को तुम्हारे बारे में नहीं बताया जब मुझे बताना चाहिए था। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में डाली थी। तुमने मुझे बचाया था। साथ ही हिलाल ने पहलू बदला। उसके चेहरे पे कुछ गैर आरामदेह सा उभरा। क्या हुआ? पीछे वाला इंसान, उसकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, ये मुझे तकलीफ़ दे रहा है। माला ने गर्दन ऊंची करके हिलाल के कंधे के पीछे देखा। वहाँ एक मर्द और औरत आमने सामने बैठे थे। मर्द की पुश्त हिलाल की तरफ थी। वो तेज़ तेज़ बोलता जा रहा था। औरत मुस्कुरा के उसे सुनती बैग में चीज़ें डाल रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम वीकेंड पे, वो कहता जा रहा था जब औरत एकदम बोली, चले? हाँ चले। वो अपनी बात भूल के उठ खड़ा हुआ। ऐसा सिर्फ वो शख्स कर सकता था जिसकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा। वो जा रहा है, सरगोशी में इतला दी। हिलाल ने गहरी सांस ली, जैसे उसे सुकून मिला। वो जैसे जैसे दूर होता गया वो रिलैक्स होती गई। तुम स्कूल जाती हो? नहीं, मैं होम स्कूलिंग करती हूँ। एक दफ़ा स्कूल ट्राई किया था, वहाँ मुझे सब तंग करते थे। दूसरे बच्चे? नहीं, मैं कैंपस में दरख्त थे ना, और इस्तांबुल के दरख्तों पे उदास रूहें बैठी होती हैं, वो पुकारती थी। फिर माही भाई मेरी सेफ्टी के लिए परेशान। वो बोलते बोलते रुक गई, आंखें उलझन से छोटी हुई। ये कौन है? माला ने दाएं बाएं देखा, फिर उसे, कौन? कोई है इधर? वो जैसे बेचैन हुई। बेकरी में मामूल का रश था, ऑर्डर्स की पुकार, काउंटर पे लगी कतार। वो दूर जा रहा है। माला ने पलट के देखा। बेकरी का ग्लास डोर खोल के कोई बाहर निकल रहा था। दराज का लड़का, हुडी पहने, सर को ढके। उसे दरवाजे के शीशे में उसकी अक्स की झलक दिखाई दी। क्लासी, सुनहरे बाल। वो मजीद नहीं देख सकी। वो बाहर चला गया और जैसे कहीं गायब हो गया। वो लड़का है, ये इसी कोने में बैठा था जब मैं आई थी। क्यों? हिलाल ने जवाब नहीं दिया। वो उलझी हुई नज़र आती थी। तुम्हें उसके बारे में कुछ महसूस हुआ? उसे अंदाज़ा हो रहा था कि शबनम क्यों गैर आरामदेह होती थी। नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो जैसे ऊंची दीवारों के अंदर था, ब्लॉक्ड, बिल्कुल ब्लॉक्ड। वो जैसे डिस्टर्ब हो गई थी। बनाना ब्रेड उसी तरह अनछुई रखी हुई। इतना मत सोचो। वो फिर से खनकारी। वो अब उसे बता रही थी कि वह हिलाल को कोई ख़त क्यों नहीं लिखती थी, वो कितनी डिस्टर्ब थी। वो बदर को इस सब से बचाना चाहती थी। उसे हिलाल को बदर से मिलने देना चाहिए था। वो उसको सॉरी कह रही थी, मगर हिलाल नहीं सुन रही थी। वो बेचैन थी। मैं उसे जानती थी, कुछ शनासा था उसमें। वो बुड़बुड़ा रही थी। वो वापस आके कार में बैठी तो देखा शबनम की नाक सुर्ख थी और आंखें गीली। उसे देख के उसने टिश्यू से नाक रगड़ी। वो खामोशी से सीट बेल्ट पहनने लगी। हम करताल जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर, और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। सड़क की आवाज़ से गीली सांस अंदर खींची। लेकिन अगर उसने मुझसे रब्ता करना चाहा तो कैसे करेगा? जब फ़ोन नहीं थे तो मर्द अपनी पसंदीदा औरत से कैसे रब्ता करते थे? मैदानी जंग से ख़त लिखते थे, परिंदों के पैरों में रुके तक बांध देते थे। जिसने रब्ता रखना हो वो बिना पते के भी तलाश कर लेता है। करताल एक इंडस्ट्रियल सा इलाका था और उसका आसमान सुरमई था। सूरज आज नाराज़ था और बादलों के दरमियान में हायल किए हुए था। लेकिन चंद एक किरणें जो निगाह बचा के बादलों के झरोकों से ज़मीन तक आ पहुंची थी, वो ऐसे ख़ास जावियों से उस करमजी इमारत पर पड़ती कि उसकी सुर्ख की चमक उठती। वो एक अजीब सी इमारत थी। माला काफ़ी देर गर्दन तिरछी किए, आंखों की पुतलियाँ सुकेड़े उसी बासी दोपहर में उसे देखे गई। एक चिकोर सुर्ख लेगोस जैसी इमारत, लेकिन छत बराबर ना थी, कहीं ऊंची कहीं नीची। चकोर की एक साइड की 7 मंजिलें, एक साइड की 8, दरमियान में खाली चकोर मैदान। दीवारों की बैरूनी सतह बराबर ना थी। उस पर सुर्ख पेंट नहीं था, बल्कि सुर्ख फाइबर ग्लास के चकोर डब्बों जैसे पैनल लगे थे। दूर से लगता बहुत से सुर्ख कागज़ के टुकड़े दीवारों पर चिपके हों, कहीं हल्के सुर्ख, कहीं तेज़ सुर्ख, जगह जगह शफाफ खिड़कियाँ, दरमियान में चौखटे जैसे खाली रोज़न। ये दरमियानी हिस्सा खाली क्यों छोड़ा? उसने अचंभे से शबनम से पूछा था। उसने बेजारी से कंधे झुका दिए। उसके चेहरे पे कट ऑफ करने के बाद की अजियत के पहले आसार दिखाई देने लगे थे और इस वक्त उसे सबसे बुरी कशमाला मुबीन लग रही थी।
क्या ज़रूरत थी इसकी सुनने की। उसने जल्दी से मोबाइल खोला, फिर हलील का डीएम देखा। कुछ देर पहले एक जला कटा आखिरी डीएम भेज के उसने हलील को ब्लॉक किया था। डीएम सीन हो चुका था, यानी अब हलील जानता था कि वह उसे ब्लॉक कर चुकी थी। अब वापसी का कोई रास्ता ना था। उसे रोना आने लगा। माहिर चाहता है कि मैं ये सब पेंट करूं। उसने एक उकताई हुई निगाह कशमाला पे डाली जो एड़ियों पर घूम के उस चकोर सेहन को देख रही थी जिसकी घास जली हुई थी। इर्द गिर्द अभी जर्द टोपियों वाले मजदूर लगे थे। जगह जगह बजरी के ढेर और टाइल्स रखी थी। चकोर सेहन को चारों तरफ से इमारत ने घेर रखा था। यहाँ से उसे तमाम मंजिलों के बरामदे, रेलिंग्स और लिफ्ट्स दिखाई देती थी। सुरमई ओपन एयर कॉरिडोर जिनकी ऊंची दीवारें जो बैरूनी सुर्ख दीवारों के बरक्स अभी तक सीमेंट ज़दा थी। वो ये सब कैसे पेंट कर सकती थी? उसका दिमाग दुरुस्त था। आखिर वो इससे क्या चाहता था? वीकेंड आया तो उसने माहिर को मैसेज भेजा। वो मुंतज़िर थी कि कब वो उसके साथ कॉटन कैंडी मैन की खोज में उसी गली में जाएगा जहाँ बदर चंद मिनट के लिए खोया था। अभी नहीं, मैं मसरूफ़ हूँ। फिर कब बताऊँगा। सोमवार की सुबह उसे मालूम हुआ कि माहिर शहर में नहीं था। वो इस करमजी इमारत के किसी काम से अजमेर गया था। वो 3 दिन बाद वापस आया, मगर उसका मूड किसी बात से ख़राब था। उसका आमना सामना नहीं हुआ। वो खामोशी से काम करती रही, लेकिन अब वो अपना काम नहीं कर रही थी, बल्कि वो मज़ीद काम ले ही नहीं रही थी। कोई शूट, कोई इवेंट नहीं। माहिर ने महज उसे सताने के लिए करमजी इमारत वाला काम उसे सौंपा था। उसे यकीन था, लेकिन वो उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता था। ना ही यहाँ कोई उसकी प्रोग्रेस पूछता था। अलबत्ता उस अजीब सी इमारत में कुछ था। जो वो कोरा टैबलेट लेकर बैठी तो जहन में खुद ब खुद आइडियाज़ उभरने लगे। एक पेंटिंग गुज़श्ता दिनों उसकी निगाहों से गुजरी थी जिसने उसे एक तख़य्युल थमाया था। अगले 2 दिन वो सुबह शाम ऑफिस में दिखाई देती, सर झुकाए टैबलेट पर पेंसिल से स्केच बनाते हुए। बहुत अरसे बाद उसने दिल से कुछ बनाया था। जुमेरात की रात तक उसका खाका तैयार था। माला को अंदाज़ा था कि उसे अजियत देने के लिए माहिर उसमें बहुत से नुक्स निकालेगा। वो उससे ऐसे सवाल पूछेगा जो साबित करें कि वो अपना काम नहीं जानती। वो उसे उकसाएगा, ये तंजिया चोट करेगा, लेकिन वो तैयार थी। ये उसका आर्ट वर्क था। वो उसका दफा कर सकती थी। अक्सर मुश्किल क्लाइंट्स खुद को अक्लमंद साबित करने के लिए डिज़ाइन में तब्दीलियां करवाते थे। वो जितनी तब्दीलियां कहेगा वो कर देगी, बस उसके डिज़ाइन की रूह मुतासिर न हो। जुमे की सुबह कैफ की इमारत पे खुशगवार सी उतरी थी। माला लिफ्ट से बाहर निकली तो शबनम ने कुर्सी उसकी जानिब घुमाई। मुस्कुरा के दूर से हाथ हिलाया। वो उसको बालाखिर आज मुस्कुराते हुए देख रही थी, वरना इस एक हफ्ते में कई दफ़ा शबनम काम के दौरान हाथ रोक के उसको बेचैन नज़रों से देखती, फिर मोबाइल की बुझी स्क्रीन को, फिर माला को, और वो नफ़ी में सर हिला देती। शबनम उसी तकलीफ से वापस पलट जाती, मुट्ठी भींच लेती, लेकिन आज वो हल्की फुल्की दिखाई दे रही थी। माला अपने कैबिन तक आई तो शबनम कुर्सी खींच के उधर ही आ गई। दोनों हाथों में कॉफ़ी के लंबे कप्स थे, एक उसके सामने रखा। फासला कितनी नेमत है। कल रात मुझे एहसास हुआ कि वो कितना आम सा इंसान था। मैं क्यों उसके पीछे इतनी दीवानी थी। तुम्हारे अलूयन और तवज्जो ने उसे ख़ास बनाया था, वरना दुनिया आम मर्दों से भरी पड़ी है। थैंक्स। अब्रू से कप की तरफ इशारा किया। बैग डेस्क पर धरा, टैबलेट साथ जमाया, फिर कोट उतार के कुर्सी की पुश्त पर ठहराया। मुझे लगता है हलील बरसों पुराना किस्सा था। इतनी जल्दी आई एम ओवर हिम। वो खुद भी हैरान थी। फिर झरझरी ली। बहुत ही टॉक्सिक इंसान था वैसे। वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं था तो बता देता, मेरा इतना वक्त ज़ाया ना करता। मगर वो अपने अमल से तुम्हें बता रहा था शबनम। मर्द अल्फाज से नहीं, अमल से बताते हैं। औरत का जहन खुद से कहानियाँ घड़ लेता है। जी नहीं, उसने जानबूझ के मुझे इस्तेमाल किया। इतने काम किया है मैंने उसके। शबनम इस वक्त हलील की बुराई के मूड में थी। वो मुस्कुरा के सर झटक के रह गई। कुर्सी खींची और अपना टैबलेट ऑन किया। उससे स्क्रीन के साथ नथी किया। तब एहसास हुआ कि एक तीसरी कुर्सी भी उनके करीब आ चुकी है। माला, इससे मिलो। ये फ्राई, इसे तुम्हारी काउंसलिंग की ज़रूरत है। माला ने कुर्सी पहियों पर घुमाई। वो एक घुंघराले बालों वाली फरबिहा और उदास सी लड़की थी। उसे देख के निगाहें झुका दी और अपना कप माला के डेस्क पर रख दिया। काउंसलिंग? उसने नासमझी से शबनम को देखा। इसकी शादी टॉक्सिक हो चुकी है। इसको समझाओ कि ये कैसे इसमें से निकले। शबनम कदरे जोश से दबी आवाज़ में कह रही थी। वो तीनों अब एक कैबिन के दरमियान में थी। तुम्हारी शादी टॉक्सिक क्यों है? अगले चंद मिनट वो खफा खफा सी लड़की बोलती रही। उसकी पसंद की शादी थी और एक बच्चा था, लेकिन वो खुश नहीं थी। जिस खुशी का उसके नॉर्सिस्ट शौहर ने शादी से पहले वादा किया था वो उसे नहीं मिली। वो अपने माँ बाप के शहर अजमेर में रहना चाहती थी, मगर वो इस्तांबुल से मूव करने के लिए तैयार ना था। वो आगे पढ़ना चाहती थी, जॉब नहीं करना चाहती थी, और वो कहता था कि वो यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो उससे बात करती तो वो आगे से उसे गैस लाइट करता। गैस लाइट, नॉर्सिस्ट, टॉक्सिक, ये इस्तिलाहात तुम्हें गूगल ने सिखाई हैं? वो संजीदगी से उस उदास लड़की से पूछ रही थी।
इफ़रा ने शबनम को देखा, फिर उसे। इसमें नॉर्सिस्ट वाली सारी सफ़ात है। क्या उसने शादी से पहले वादा किया था कि तुम अजमेर में रहोगी? नहीं, लेकिन तब मुझे लगा था कि या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का वादा भी किया था। नहीं, मगर यानी उसने कोई वादा खिलाफ़ी नहीं की। मगर मैं खुश नहीं हूँ। उसको समझना चाहिए कि अगर मैं पढ़ाई शुरू कर दूँ तो मैं इस डिप्रेशन से निकल आऊँगी। मगर नहीं, शायद मुझे उससे तलाक ले लेनी चाहिए। तलाक के बाद क्या करोगी? इफ़रा ने फिर से शबनम को देखा। वो कदर बदमज़ा हुई थी। कम अज़ कम दोबारा किसी मर्द पे भरोसा करके शादी नहीं करूँगी। उसने पीछे टेक लगाई और कोनी कुर्सी के हद पर जमाए एक हाथ गाल तले रखा। ये तो तुम अब कह रही हो, मगर तलाक आसान नहीं होती। चंद माह गुजरेंगे, वो किसी और से शादी कर लेगा और तुम तन्हा होगी। तुम्हारी शामें तन्हा होने लगेंगी, उम्र बढ़ेगी, झुर्रियाँ आएंगी, तुम अकेली होगी। फिर से एक नए इंसान की तलाश बहुत मुश्किल होगी। नया इंसान मिल जाए तब भी क्या होगा? जैसे तलाक मुश्किल है वैसे शादी भी मुश्किल है। उसे कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। जिससे भी शादी करोगी उसके और अपने रिश्ते में तुम्हें मेहनत डालनी पड़ेगी, जिससे तुम अभी भाग रही हो। यूनिवर्सिटी तुम्हारा फरार है। तुम यूनिवर्सिटी जाके भी नाखुश ही रहोगी। शबनम अब्रू इकट्ठे की नापसंदीदगी से उसे देख रही थी। उसका सारा जोश मानित पड़ गया था। शादी मेहनत मांगती है इफ़रा। कोई रिलेशनशिप मेहनत के बगैर मजबूत नहीं होता। बिल्कुल जैसे बिजनेस मेहनत के बगैर तरक्की नहीं करता। एक्सरसाइज के बगैर जिस्म टोन नहीं होता। वो शबनम की बदमज़गी नज़रअंदाज किए उसी अंदाज में कह रही थी। इफ़रा दम साधे सुन रही थी। तलाक हर मसले का हल नहीं होती। फिर तुम्हारा बच्चा भी है। तलाक का ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है। इससे गुजरना आसान नहीं होता। अपने और उसके ताल्लुक़ को गूगल मत करो। नॉर्सिस्ट होना एक क्लिनिकल तशख़ीस है। एक साइकोथेरापिस्ट ही किसी को नॉर्सिस्ट करार दे सकता है, मैं या तुम नहीं। उससे बात करो, उसको भी तुमसे शिकायत होंगी। मिल के अपने रिश्ते पे काम करो, ओके? उसके जाने के बाद वो फुर्सत से शबनम की तरफ घूमी जो सख्त खफा दिखाई देती थी। मेरा ब्रेकअप करवा दिया और इसको कहा कि इस आदमी को ना छोड़े। उसने मोहब्बत की शादी की है शबनम, और उसका बच्चा भी है। तुम एक तरफा अलूयन का शिकार एक सिचुएशनशिप में थी। दोनों में फ़र्क है। लेकिन तुमने भी तलाक ले ली थी माला। उसे क्यों मना किया? क्योंकि ना वो माला है और ना उसका शौहर ज़ियाद। वो मुस्कुरा के अपनी कुर्सी मोड़ गई। उसी पर लिफ्ट के दरवाजे खुले। कैबिन्स में एक नामहसूस सी खामोशी छाई। मानूस परफ्यूम की महक वसीद में चलता हुआ उस तरफ आ रहा था। बूट करीब आते सुनाई दिए। उनके पास वो थमे। माला ने कुर्सी मोड़ी। माहिर रुक के डेस्क पर रखे 3 कॉफ़ी कप्स देख रहा था। यहाँ क्या हो रहा था? शबनम को देख के सवालिया अब्रू उठाए। गर्ल टॉक। ऐनक के पीछे से मासूमियत से पल के झपकाए। वो कुछ कहने लगा लेकिन फिर गहरी सांस लेकर जब्त कर गया। क्या कहता? वो उनको मना नहीं कर सकता था। माहिर बे। वो उठ खड़ी हुई। वो रुक के उसे देखने लगा जैसे जाने की जल्दी हो। मैं पिछले 2 दिन से इस पर काम कर रही थी। आप एक नज़र देख लें। लहजे को शाइस्ता और प्रोफेशनल रखा। वो बहुत तहम्मुल और सब्र से उसके मनफी कमेंट्स और तनकीद बर्दाश्त करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके काम को बुरा कहेगा। कह दे। माहिर आगे बढ़ा। मेज़ पर जमे टैबलेट्स पे कदर झुका। वहाँ एक सफ़ेद स्याह डिज़ाइन दिखाई दे रहा था। कहीं कहीं रंग थे। उसने उंगली से सफ़ा स्लाइड किया। मुख्तलिफ वेरिएशंस, मुख्तलिफ रंग। वो गौर से झुके वो माहिर के चेहरे के तासुरात देख रही थी। माहिर की उंगली ने स्क्रीन वापस स्लाइड की। फिर उसकी उंगली सफ़े के कोने में उठी। माला जो उसको कॉन्सेप्ट की वजाहत देने लगी थी रुक गई। उसकी उंगली ने डिलीट के निशान को छुआ। फाइल रद्दी की टोकरी में चली गई। वो वापस सीधा हुआ और उसी बेतासुर चेहरे के साथ माला को देखा। इस डिज़ाइन की जगह सिर्फ ट्रैश कैन में है, कह के वो आगे बढ़ गया। रुख ऑफिस की जानिब था। वो साकित रह गई। लब बेयकीनी से खुले थे। उसने 2 सेकंड में उसकी मेहनत ज़ाया कर दी थी। क्या उसने डिज़ाइन गौर से देखा भी था? कशमाला मुबीन का चेहरा गुलाबी पड़ा। अगले ही लम्हे वो उसके पीछे लपकी। तुम चाहते क्या हो मुझसे? हाँ, मैं क्या करूँ जो? वो झटके से दरवाज़ा खोल के अंदर आई थी, मगर ज़बान रुक गई। माहिर ऑफिस में अकेला नहीं था, और ये बात माहिर को भी अंदर जाके मालूम हुई थी। दरवाजे की तरफ पुश्त की एक लड़की बैठी थी। लंबे बलदार बाल। माहिर उसके साथ खड़ा कुछ कह रहा था। आहट पे दोनों ने चेहरा घुमाया। ऑफिस में कैंडल्स की खुशबू से ज़्यादा उस लड़की का फ्लोरल परफ्यूम गालिब था। सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। वो एक कदम पीछे हुई। ओह नो, प्लीज़ अंदर आओ, मैं जाने वाली थी। जरीना फरीद मुस्कुरा के अपनी जगह से उठी और पूरी उसकी तरफ घूम गई। अब वो माहिर के कंधे के बराबर खड़ी थी। इतनी दराज करती कि उसके करीब करीब आती। सफ़ेद मिडी ड्रेस जो घुटनों तक आता था, नीचे स्याह टाइट्स और चेल्सी बूट्स, बाजू पर कोट दोहरा करके डाले, कानों में चमकते सुनहरी इयररिंग्स और मस्कारा लगी मुस्कुराती आंखें।
कोई इतनी सुबह इतनी तफसील से कैसे तैयार हो सकता है? ये कशमाला मुबीन है, मैंने तुम्हें बताया था। माहिर ने सरसरी सा तारुफ करवाया। अलबत्ता उसके जिस्म के सारे असाब तन चुके थे। कशमाला, ये ज़ारा है। खुशी हुई आपसे मिलकर ज़ारा। वो जबरन मुस्कुराई। ज़ारा की अंगूठी की दमक यहाँ तक दिखाई देती थी। मैं फिर आती हूँ, माहिर को देख के कहा। ओह कशमाला, तुम्हारा बेटा खो गया था, मुझे माहिर ने बताया। ज़ारा की ज़बान रुक गई। आंखें जो चौखट में खड़ी, कंधों तक आते बालों और खाकी स्वेटर वाली लड़की का सर से पैर तक जायज़ा ले रही थी। कहीं ठहरी थी, अबरू इकट्ठे हुए। माहिर ने गौर से उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। ये तुमने कहाँ से लिया? ज़ारा कदम कदम चलती करीब आई। चेल्सी बूट्स की ठक ठक लकड़ी के फर्श पर सुनाई दी। फासला कम हुआ तो ज़ारा का चेहरा मज़ीद वाज़ेह हुआ। इस चेहरे पर बहुत से काम किए गए थे जो उसको खूबसूरत बना रहे थे। अलबत्ता भरे भरे होंठों की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। मेरी दादी के पास था ऐसा कुछ। वो माला के खाकी स्वेटर के गिरेबान पर चमकती स्याह फाख्ता को देख रही थी। आंखें मज़ीद छोटी हुई। फिर जैसे वो चौंकी, इंकशाफ सा हुआ। बल्कि ये वही है। उसने गर्दन मोड़ के माहिर को देखा। आंखों में गुस्से से ज़्यादा हैरत गालिब थी। तुमने ये इसे दे दिया? उसे जैसे अचंभा हुआ था, शायद वो तरदीद कर दे। ये हिलाल का था ज़ारा, और ये हिलाल के लिए माँ की निशानी था। माहिर ठहर ठहर के कह रहा था। कशमाला ने हिलाल को तलाश किया था, अगर तुम्हें याद हो, इसीलिए हिलाल ने। वो तरदीद नहीं कर रहा था। माला माहिर फरीद के इस रूप को जानती थी। जब वो जहन में जमा तफरी करके जवाब जोड़ता था, बहुत सा गुस्सा उसके अंदर लावे की तरह उभरने लगा। मुझे ये हिलाल ने नहीं, मालिक फरीद साहब ने दिया था, और ये कहीं बरस पुरानी बात है। मुझे नहीं मालूम था कि ये कोई फैमिली हेयरलूम है। उसने तेज़ी से बात काटी, साथ ही ज़ख्मी निगाहों से माहिर को घूरा। उसने बस अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया, जैसे अब कुछ कहने का फ़ायदा ना था। बाबा ने, और उस लम्हे कुछ था जो ज़ारा के चेहरे पे टूट सा गया था। उसका गुस्सा बुझ के राख बन गया। ऑफ कोर्स बाबा ने दिया होगा, इट्स ओके। वो बदिक्कत मुस्कुराई, आंखों में नमी थी। तुम इसको रखो, तुम पे अच्छा लग रहा है। फिर माहिर को एक नज़र देखा। मैं चलती हूँ। उसका जवाब सुने बगैर वो बैग से सन ग्लासेस निकालती आगे बढ़ गई। माला एक तरफ हट गई और वो चौखट अबूर कर गई। तुम उससे झूठ क्यों बोलने जा रहे थे? उससे उस आदमी पे रह के गुस्सा आ रहा था। तुमने सच बोल के उसके बाप से रिलेशन ख़राब कर दिया ना, मुबारक हो। वो उकताहट से कहता अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गया। वो उसे देख के रह गई। कब तक तुम लोगों से उनके हिस्से का सच छुपाते रहोगे? माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो कोट उतार के स्टैंड पर लटका रहा था। उसकी पेशानी पर लकीरें थी। माला ने याद करने की कोशिश की कि वो यहाँ क्यों आई थी, लेकिन अब वो बेमायनी था। वीकेंड शुरू हो रहा है, तुमने मेरे साथ कॉटन कैंडी मैन वाली जगह पे जाना था। उसने याद दिलाया। मैं आज शाम मसरूफ़ हूँ। वो उससे निगाह मिलाए बिना कफ के बटन खोल रहा था। लेकिन तुमने कहा था हम जुमे को। झूठ बोला था मैंने, क्योंकि मैं यही करता हूँ। ओके, सर उठा के बरहमी से कहा और कुर्सी खींची। मेरी एक ज़ाती ज़िंदगी भी है कशमाला। मसरूफ़ हूँ तो मसरूफ़ हूँ, जब जाना होगा बता दूंगा। वो चंद लम्हे लब भिंचे उसे देखी गई, फिर सर को इस्बात में खम दिया, बिना आवाज़ के होंठ ओके में घुमाए और वापस पलट गई। जाते जाते उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था। उसने कैबिन में वापस बैठने के बाद कोई काम नहीं किया, बस बिगड़े तासुरात के साथ बैठी उंगलियों में कलम में घुमाती माहिर के बंद दरवाजे को देखती रही। फिर कुछ सोच के उसने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। इतनी कॉल्स मुझे आज तक मेरी माँ ने नहीं की जितनी तुम पिछले दिनों में कर चुकी हो माला। बैरबल फरीद की हशाश बशाश आवाज़ सुनाई दी। मसरूफ़ हो? इस वक्त हर शरीफ इंसान मसरूफ़ ही होता है। तुम बिल्कुल भी शरीफ नहीं हो। बल्कि एक दर्जीदा निगाह उस बंद दरवाजे पर डाली। कोई मर्द शरीफ नहीं होता। तुम दुनिया के सारे मर्दों को एक कतार में खड़ा करके गोली क्यों नहीं मार देती? इब्तिदा मेरे भाई से करना। उन्हें चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। एक काम है तुमसे, गोलियों का बंदोबस्त करना है। राजदारी से पूछा। बैरबल प्लीज़, एक एड्रेस चाहिए। अब की दफ़ा वो संजीदगी से सुनेंगे। फिर हल्का सांस दिया। जहाँ तुम्हें जाना है वो जगह काफ़ी दूर है, 2 बसें बदलनी पड़ेंगी। फिर वो रुका। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ड्राइवर बनने के लिए तैयार हूँ। इतवार को इकट्ठे चलते हैं। मुझे आज जाना है। डोंट वरी, मैं चली जाऊँगी। एड्रेस भेजो। ये साहिल समंदर का इलाका था और यहाँ वेकेशन हाउसेस बने थे। ऐसा ही एक छोटा सा घर तवीलो अरीज लॉन में घिरा हुआ खड़ा था। ड्राइववे में 2 कार्स खड़ी थी। एक मुलाजिम पौधों की कटाई कर रहा था। घर का दरवाज़ा शीशे का बना था जिससे अंदर झांका जा सकता था। लकड़ी का फर्श, सामने राहदारी, एक तरफ किचन, दूसरी तरफ आतिशदान से मज़य्यन लिविंग रूम, एक ऊपर जाता बलदार जीना।
राहदारी सीध में जाती और घर के पुष्ट पे एक बागीचे में खुलती। बागीचे के किनारों पर सफ़ेद बाड़ लगी थी। उसके दहाने पे खड़े होके देखो तो चंद फुट नीचे पत्थरों का साहिल था। उसके पार ठाठे मारता समंदर। चंद आवारा बगले पानी पे उड़ान भर रहे थे। बागीचे में ठंडी हवा चल रही थी और 2 सफ़ेद कुर्सियाँ आमने सामने रखी थी। क्यों रहते हैं आप यहाँ? एक कुर्सी पर ज़ारा बैठी थी। सफ़ेद चेल्सी बूट्स वाली टांगे एक दूसरे पर जमाए वो गर्दन मोड़े पानी को देख रही थी, जो उनके चोटी पर बने घर से काफ़ी नीचे था, लेकिन फिर भी बहुत करीब दिखाई देता। पुरसुकून जगह है। सामने मालिक फरीद बड़ा जमान थे, सफ़ेद बराक शर्ट और ग्रे पैंट्स पहने, ऊपर गर्म कोट ओढ़े। वो घुटनों पर एक किताब रखे हुए थे। कोट उन पर खुला मालूम होता था। ज़ारा ने उनकी बात पर तबसरा नहीं किया। वो शहर में उसके साथ नहीं रहेंगे, ये तय था। कुछ कहना फजूल था। आज मैं कशमाला से मिली। वो अब भी पानी को देख रही थी। दूर उफक पे एक कश्ती का सफ़ेद बादबान उभर रहा था। मालिक फरीद ने निगाह किताब से उठाई और बगौर उसे देखा। कहाँ? माहिर के ऑफिस में। वो काम करती है वहाँ? उसने चेहरा उनकी तरफ घुमाया। अच्छा। निगाह वापस झुका ली। उसकी गर्दन में आपकी माँ की फाख्ता थी। उन पे निगाहें जमाए उसकी आवाज़ कांपी, आंखों में सुर्ख नमी उभरी। तो वो किताब पढ़ते रहे। उसे वो आपने दी थी। आंसुओं की गेंद ज़ारा की हलक में फंसी। हाँ, पुरानी बात है, मेरे लिए नहीं है। ज़ारा ने टांग से टांग हटाई, जूते बराबर घास पर रखे आगे हुई। वो फाख्ता मुझे चाहिए थी, मैंने बहुत दफ़ा आपसे मांगी। मालिक फरीद ने किताब बंद की और संजीदगी से उसे देखा। जब तुमने मांगी वो मेरे पास नहीं थी। जिस दिन राबेल ने मुझे वो दी, मैं माला के रेस्टोरेंट में था। वहाँ एक वाक़या हुआ था, मुझे उसकी जुर्रत अच्छी लगी, मैंने वो उसे दे दी। ये इतनी अहम बात नहीं थी। कैसी जुर्रत? मालिक फरीद ने गहरी सांस ली, चेहरे की लकीरें मध्यम हुई। यही कि वो बहादुर लड़की है, दुरुस्त बात करती है, चाहे दुरुस्त बात करना अक्लमंदी हो या बेवकूफ़ी। ज़ारा ने बाजू सीने पर लपेटे और आंखें छोटी करके उन्हें गौर से देखा। और माहिर को क्या नज़र आता है उसमें, इसका जवाब वहीं दे सकता है। उन्होंने तवक्कुफ़ किया। ज़ारा, मत कहिए जो कहने जा रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि मैं दुरुस्त बात कहता हूँ। तुम्हें लगता है तुम उसके साथ खुश रहोगी? उनकी आंखों में बर्फ़ पिघली, एक तफक्कुर उभरा। मुझे मालूम है मैं उसके साथ खुश रहूँगी। क्या वो तुम्हें वक्त देता है? हम आज शाम डिनर पे जा रहे हैं। मैंने 2 हफ्ते पहले रिजर्वेशन करवाई थी और माहिर को याद था, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो बैग उठा के उठ खड़ी हुई, एक नज़र उन्हें देखा, फिर गर्दन उठा के समंदर को। बादबान वाली कश्ती अब एक नुक्ते से बड़ी होके उसके बराबर हो, सिक्के के बराबर हो चुकी थी। आप अंदर चले जाइए, यहाँ ठंड है। फिर वो हिचकिचाई। आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। तुम जानती हो मुझे गुर्दों का मसला है, मगर दवा ले रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। उनके अंदाज में चिड़चिड़ापन था। कह के किताब वापस खोल ली। वो जानती थी कि वो अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंदी दिखाने को कमज़ोरी समझते थे, सो इस मौजू पे बात करने की उसे इजाज़त न थी। टर्न उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। वो चौंक उठी। इस वक्त कौन? गो के किचन में काम करती हेल्पर फ़ौरन से बाहर गई थी, लेकिन वो तजस्सुस में अपनी जगह से उठ आई। यहाँ माहिर या बैरबल के सिवा कोई नहीं आता था। फिर कौन? वो घर के अंदर आई तो राहदारी में मुलाजमा खड़ी थी, यूँ कि दरवाज़ा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुलाजमा एक तरफ हटी तो उसे बैरूनी चौखट पे नवार्ड का चेहरा दिखाई दिया। सफ़ेद कोट, खाकी स्वेटर, स्याह फाक था। वो कदरे झिझक भरी मुस्कुराहट से मुलाजमा से कुछ पूछ रही थी। एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। कशमाला, एक दिन में दूसरी दफ़ा वो सीने पर बाजू लपेटे करीब आई। लकड़ी के फर्श पर ठक ठक सुनाई दी। मुलाजमा से बात करती माला ने चौंक के उसे देखा। लम्हे भर के लिए वो ठटकी, फिर मुस्कुरा के हेलो कहा। बैरबल ने कहा था ज़ारा वहाँ कम ही जाती, मगर बैरबल ने यह भी कहा था कि उसे 2 बसें बदलनी पड़ेंगी, मगर उसे 3 बसें बदलनी पड़ी थी। मैं मालिक साहब से मिलने आई थी। रस्मी मुस्कुराहट के साथ उसने वजाहत दी। ज़ारा उसके ऐन सामने आके रुक गई। मुस्कुरा के सर से पैर तक उसे देखा। वो ऊंचे स्टेप पर थी, मज़ीद दराज कद लग रही थी। तुम तो हर जगह हो माला। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आवाज़ में कुछ था। माला ने बदिक्कत मुस्कुराहट बरकरार रखी। ज़ारा ने हाथ बढ़ाया तो उसने जल्दी से फूल उसे थमाए। कासिम पत्ती। ज़ारा ने गेंडे के गुलदस्ते को चेहरे के करीब ले जाके सूंघा। थैंक यू। उसने गुलदस्ता दूर किया। लेकिन मेरे बाबा कासिम पत्ती से एलर्जिक है। और दरवाजे के साथ रखे ट्रैश कैन में गुलदस्ता गिरा दिया। ऐसे कि आंखें माला पे जमी थी। फूल सर के बल टोकरी में जा गिरे। माला ने एक नज़र फूलों को देखा, दूसरी नज़र उसको। एक दिन में दूसरी दफ़ा ट्रैश कैन। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें कैसे मालूम हो सकता था? वो मेरे बाबा हैं। फिर मुस्कुरा के एक तरफ हुई और बाजू लंबा करके अकबी बागीचे की जानिब इशारा किया। हेल्प योर सेल्फ। फिज़ा में एक तनाव सा
घर आया था। वो एक स्टेप ऊपर चढ़ी। रश्मि मुस्कुराहट से उसे शुक्रिया कहा, फिर आगे बढ़ गई। चंद कदम दूर जाके माला रुकी, पलट के ज़ारा को देखा। वो अब दरवाजे के करीब बनी कोट वार्डरोब से अपना कोट निकाल रही थी। शायद वो वापस जा रही थी। अगर वो कदर नाइस होती तो वो उसे कह देती कि थोड़ी देर रुक जाए और उसे भी शहर ले जाए। उसे वापसी पे बस की जगह टैक्सी करनी पड़ती, लेकिन इस तेवर वाली लड़की से वो ऐसी तवक्को नहीं रख सकती थी। माला बागीचे की जानिब बढ़ गई, जिसके पार समंदर दिखाई दे रहा था। तुम तो हर जगह हो माला, कोट पहनते हुए ज़ारा बुड़बुड़ाई, फिर मुड़ के उसे देखने लगी। सब्ज़ आंखों वाली लड़कियां बगीचे में उतर गई थी। शीशे के दरवाजे से वो मंजर देख सकती थी। मालिक फरीद उठ खड़े हुए थे, किताब एक तरफ रख दी थी। ज़ारा की बादामी आंखों में पानी तैरने लगा। तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मसरूफ़ रहे शबनम, गैर दस्तयाब, अनअवेलेबल, दूर। ज़ारा टिकटिकी बांधे उन्हें देखेगी। वो घास पर उनके सामने खड़ी थी और मालिक फरीद उसे बैठने का इशारा कर रहे थे। वो मौजूद थे, लेकिन नहीं थे। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। तुम्हें अपने बाप की मोहब्बत, तवज्जो और तारीफ़ बहुत ज़्यादा चाहिए थी, वो तुम्हें नहीं मिली, इसलिए तुम्हारा दिल उन्हीं के जैसे गैर दस्तयाब मर्दों में अटकता है। वो अब उनके सामने बैठ चुकी थी और वो गौर से उसको सुन रहे थे। वो कुछ कह रही थी, उलझी हुई, हाथ हिला के अपनी बात बयान करती। जो बच्चे ट्रॉमास लेकर बड़े होते हैं वो अपने माँ बाप जैसे लोगों को ही चुनते हैं। बड़े होते हुए तुमने अपने बाप को हमेशा मसरूफ़ देखा, गैर दस्तयाब, अनअवेलेबल, दूर। सो तुमने खुद को एक ट्रॉफी हंटर बनाया। वो यहाँ से उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकती थी, न समंदर के पानी का शोर, न कश्ती के बाद बांध की फड़फड़ाहट, ताकि तुम अपनी कामयाबियों से, अपने परफेक्ट बिहेवियर से किसी तरह अपने बाप का अप्रूवल जीत सको। तुम्हें अपने बाप का प्यार वैसे चाहिए था जैसे तुम चाहती थी। वो दोनों अब एक साथ बोल रहे थे। मालिक फरीद आगे को हुए, बार बार उसे टोक रहे थे और वो बोलती जा रही थी। न जाने क्या बात थी। तुम्हें ऐसा मर्द कभी नहीं अट्रैक्ट करेगा जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त, तवज्जो और मोहब्बत हो। ज़ारा ने भीगी आंखों से मोबाइल निकाला। माहिर का मैसेज जगमगा रहा था। वो वक्त पर रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई। कम से कम वो पहुंच जाएगा। 2 दफ़ा कैंसिल करने के बाद तीसरी दफ़ा प्लान बन ही गया था। तुम्हें दूर रहने वाला मसरूफ़ और गैर दस्तयाब इंसान पुरकशिश लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारे जहन को तुम्हारे बाप की याद दिलाता है। वो एक चैलेंज है। उसने निगाह उठाई। बागीचे में बैठे 2 नफूस उसी तरह किसी बहस में लगे थे, क्योंकि तुम्हें अगर एक गैर दस्तयाब इंसान मिल जाए और किसी तरह तुम उसको अपने लिए दस्तयाब कर लो, उसको अपनी तरफ फेर लो, उसको मोहब्बत करना सिखा दो, तो वो खला जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे अंदर छोड़ा है वो भर जाएगा। ज़ारा ने किचन काउंटर पर रखे फ़ोटो फ्रेम को देखा। मालिक फरीद का मधम मुस्कुराहट वाला चेहरा और दाएं बाएं उनकी 3 बेटियां। अगर एक गैर दस्तयाब इंसान खुद को बदल के तुमसे मोहब्बत करने लग जाए तो तुम अपने बाप से जीत जाओगी। वो जानती थी मालिक फरीद ने उसे वो फाख्ता क्यों दी थी। शी इज़ द डॉटर यू नेवर हैड। वो रंधी हुई आवाज़ में बुड़बुड़ाई। सच्ची बहादुर, ऑथेंटिक। आंखों में तपिश और नापसंदीदगी उभरी। फिर सर झटका और बाहर निकल गई। इस घर में किसी को उसकी ज़रूरत ना थी। तो ये थी इसका आज का पार्ट। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।